तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th से आपके पास केमिस्ट्री से बेसिकली चैप्टर का नेम आपके पास केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, राइट। तो चलिए केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस में सबसे पहले जो हमें देखने हैं, काफ़ी कुछ है आपके पास देखने के लिए, बट ठीक है। फिलहाल सबसे जो पहले हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आपके पास 2 चैप्टर। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर इस वीडियो में बेसिकली लर्न करने वाले हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 चीज़ें, पहला फिजिकल चेंज एंड द सेकंड थिंग विल बी केमिकल चेंज। नो डाउट ये चीज़ें आप लोगों ने पहले सुना है, पढ़ा भी है, बट ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद आगे जो चीज़ों को करेंगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज का क्या मतलब। देखिए, ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज का मतलब एक्चुअल में है क्या। देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ए है, उसे आपने बी बना दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अगर आप बी से वापस, बी से अगर आप वापस उसे ए बना सकते हैं, एरो का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी भी चीज़ को ए से आपने बी बनाया और अगर आपने बी से वापस ए बना सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, तब हम इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। एक एग्जाम्पल के लिए जो हमेशा ही कहीं ना कहीं हम देते रहते हैं सारे टीचर, आपको पता है वाटर है, वाटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, आइस में, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस, इट ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, बोले तो वाटर। तो आपने क्या किया, एक रिएक्टेंट था ए, उसे आपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया बी, और इस बी को आपने वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और अगर ऐसा कुछ अगर आप कर पा रहे हैं तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। समझ में आ गई होगी इतनी बात, डन है। चलिए इनको मैं हटाता हूँ और फटाफट दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स जहाँ से आप लोगों को फिजिकल चेंज का एक अच्छा आइडिया मिलने वाला है। क्रम्बलिंग अ शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल, नो डाउट ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए एक एल्युमिनियम शीट है कुछ इस टाइप का, रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको आपने क्या किया, मोड़ दिया करने के बाद ये कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके पास एक हाथ में दिखने लगेगा। आप क्या करेंगे, इसको अगेन ओपन करेंगे, है ना, एक पेपर समझ लीजिए, नॉर्मली ओपन करेंगे और लगभग देखिए, कंप्लीटली तो खैर कुछ 100% नहीं होता, बट लगभग आप उससे ओरिजिनल फॉर्म में काफ़ी हद तक बहुत सही तरीके से कह सकते हो कि ला सकते हो। तो इसको आप क्या कर रहे हो कि फिजिकल चेंज का नाम दे रहे हो। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, नो डाउट अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। कास्टिंग सिल्वर इन अ मोल्ड, नो डाउट अगर आपने सिल्वर को मेल्ट किया और उसको आपने कोई और सा शेप दे दिया, बाद में दोबारा से मेल्ट करके आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। ब्रेकिंग ए बॉटल, नो डाउट, है ना। ब्रेकिंग ए बॉटल का मतलब क्या आपके पास, देखिए ब्रेकिंग ए बॉटल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई साहब आपके पास जो है कोई बॉटल लिया और तोड़ दिया। नॉर्मल सा आपके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगे, नो डाउट। आपके पास प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक की एक छोटी सी बॉटल है, उसको आपने क्या किया, थोड़ा सा दबा दिया, उसके बाद उसका थोड़ा सा शेप चेंज हुआ और वापस वो छोड़ दिया, तो आपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। बॉइलिंग वाटर, नो डाउट अगर आप बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स बनाते हैं लाइट से। आपके पास एक कंटेनर है कुछ इस टाइप का, इसके अंदर आपके पास नो डाउट वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से हो क्या रहा है, इस वाटर को जैसे हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, तो ये वाटर्स क्या हुए, वेपर्स में बनने शुरू हो गए। ये वाटर्स क्या हो गया आपके पास, वेपर्स में बनने शुरू हो गए। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जब ये वेपर्स बन रहे थे, तो अगर आपने इसको यहीं पे ढक देते, बाहर नहीं वेपराइज होने नहीं देते, इसको बाहर तक उड़ने के लिए नहीं देते अगर आप इसको, तो होता क्या एक्चुअल में, कुछ नहीं, बस हमारा काम बन गया, ये यहीं पे रहता, लिक्विड से गैस में बनता, फिर गैस से वापस ठंडा होता तो लिक्विड में बन जाता। तो जब आप बॉइलिंग ऑफ वाटर करेंगे तो नो डाउट उससे आप एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल दे सकते हैं। इवेपरेटिंग एल्कोहल और वाटर, नो डाउट आप देखते हैं जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपके पास जो वाटर इवेपरेट होकर उड़ जाते हैं, बेसिकली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, सिमिलरली अल्कोहल के साथ हैं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आप लोगों ने ड्राई आइस का नाम सुना है ना। ड्राई आइस क्या होता है, आपके पास सॉलिड CO2 होता है और कुछ नहीं, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक आइस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये आपके पास सॉलिड CO2 है और इसको आप सिंपली किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसको, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है।
आप क्या करते हो, इसका जनरली टेम्परेचर ना कुछ नहीं तो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, प्लस में नहीं माइनस में, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये सॉलिड का फॉर्म में अच्छी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, जब आप इसका टेम्परेचर लेट से 0 भी ले आएँ या फिर इससे कम भी कर दिया, -60 भी कर दिया, तो ये वेपरेट होना शुरू हो जाता है। और यही रीज़न है कि अगर आप इसको नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही इवेपरेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने गलती से गर्म पानी में डाल दिया, हॉट वाटर में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं आप कर क्या रहे हो, -80 से आप सीधा +100 पे लेकर जा रहे हो इसका टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपरेशन उतना ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे जहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि नहीं यार, अगर हम गलती से ड्राई आइस को डाल दें पानी में, वो भी गर्म वाले पानी में, फिर तो भाई साहब तबाही मच जाएगी, है ना, बहुत सारे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स थे जहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। और अब हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। देखिए, केमिकल चेंज का मतलब ये है कि फिजिकल चेंज का ठीक ही ऑपोजिट का काम करता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, समझिएगा बड़े प्यार से। ठीक है, देखिए हमारे पास होता क्या है, आपके पास कोई भी एक चीज़ है ए, उसको अगर आपने कन्वर्ट किया बी में, तो आप उसे वापस बी से ए में नहीं ला सकते, है ना, बी से ए में आप उसे नहीं ला सकते। एक बार बन गया सो बन गया, दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिकल चेंज जो होता है आपके पास वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। बट अगर मैं इसकी केमिकल चेंज की बात करता हूँ तो ये होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना, ये ई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर एंड लॉग ऑफ वुड, तो आप कभी लकड़ियाँ जला देते हैं या फिर पेपर जला देते हैं, है ना, बर्न कर देते हैं इसको, तो आप मुझे बताइए क्या उससे ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। बॉइलिंग एन एग, है ना, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। केमिकल बैटरी यूजेज जो होते हैं फिर ओरिजिनली अपने आप नहीं होता चार्ज, है ना, उसके लिए हमें एक्सटर्नल देना पड़ता है। तो इसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग है मेटल, है ना, मेटल को इलेक्ट्रो प्लेटिंग करने के प्रोसेस में, हाँ ये आपको मेटल नॉन मेटल में ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। बाकी अभी समझना है कि आपके पास ये केमिकल चेंज है ना, कि बस हो जाएगा तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। नो डाउट बेकिंग अ केक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। मिल्क गोइंग सोर, है ना, दूध से जब दही बन जाता है। और वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सेल्स, और हमारे सेल्स में बहुत सारे ऐसे जो रिएक्शन है वो होते हैं और वो भी आपके पास रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज की बात करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे चल के आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे नो डाउट, ठीक है, तो आगे की आगे बातें। बट फिलहाल आपको यहाँ से उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यार फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, राइट। ये अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और अब हम आते हैं इसकी असली चीज़ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, हमें पता कैसे चलेगा कि एक रिएक्शन हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, है ना। पहला आपके पास चेंज इन स्टेट, पहला क्या आपके पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है सर? तो चेंज इन स्टेट का मतलब हो सकता है आपने जो पहले ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया है और जिसे आपने बी में लेट से कन्वर्ट करवाया है, वो पहले हो सकता है सॉलिड में था और कन्वर्ट करवाने के बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या फिर अगर वो लिक्विड में था तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके तो ये बस अभी इतना, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एग्जांपल नहीं देने जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि देखिए, हाँ कहीं ना कहीं अगर आप डेली लाइफ से कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेना तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, लेट से मिल्क था, मिल्क का कहीं ना कहीं आपके पास लिक्विड के फॉर्म में था, उसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में। तो जब दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो चुका है तो ये नो डाउट आपके पास लिक्विड में था, और बाद में जो कन्वर्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड कह देता हूँ मैं, तो ये बन गया मेरे पास सेमी सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं तो एक आइडिया तो लगा होगा यार ये लिक्विड था बाद में सेमी सॉलिड बन गया, तो कहीं ना कहीं इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि स्टेट में भी कुछ ना कुछ जो चेंज है वो आया है। आप इसी चीज़ में आप चेंज इन कलर का भी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, इसी में आपके पास कलर में चेंज इन कलर का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं।
लाइक ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही वाइट टाइप का था, बट ये ना कुछ थोड़ा सा येलो इस टाइप का हुआ, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। और नॉट ओनली सिर्फ, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रिएक्शन में सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। कुछ इनमें से 100% आपको देखने को मिलेंगे हर एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, हर एक केमिकल चेंज में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं, अभी हम फटाफट देखते हैं। अगला है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केस में आपके पास चेंज इन टेम्परेचर भी नो डाउट आपको देखने को जरूर से ज़रूर मिलने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन विल बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस का भी इवॉल्व होना ज़रूरी होता है, तो वो आपको आगे चल के पता चलेंगे, ज़्यादा टेंशन अपने को लेना नहीं है। अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको नो डाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्मेल, भी आपको देखने को जरूर मिलता है यार। पहले कुछ और स्मेल हो रही होती है, बाद में कुछ और ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है ना, स्मेल बेसिकली। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब ये क्या है ना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, बट आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कुछ सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सॉलिड सब्सटेंस, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है अभी के लिए। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रिसिपिटेट का क्या मतलब है, सॉलिड सब्सटेंस। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आगे मैं यहाँ पे क्योंकि आगे ना रिएक्शन पढ़ाऊंगा, स्पेशली एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करके आएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग में ये 6 चीज़ें बिठानी है। ये वही जो 6 चीज़ें बताई ना मैंने आप लोगों को, 1 2 3 4 5 और 1, ये 6, समझ में आ रही है बात। ये 6 चीज़ें आप लोगों को, मैंने इनकी बात कर रहा हूँ, यस इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन 6 के 6 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन 6 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को ये पता है फिर आगे हमें मज़ा आने वाला है, ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम जो आप लोगों को करवाने वाले हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको सबसे पहला जो देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए यार, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है फटाफट बता देते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पे द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। चलिए, इसका अगर मैं आप लोगों को एक जनरल फॉर्म देने की कोशिश करूं तो आप लोगों को पता चलेगा, एक ए हो गया, एक बी हो गया, इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक अकेला कंपाउंड मुझे मिलेगा, दैट विल बी सी। और यू कैन ऑल्सो से दैट ए प्लस बी प्लस सी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आपको एक अकेला कंपाउंड मिल रहा है, कौन सा, डी। बस यही चीज़ आपको समझना है, जब 2 चीज़ें मिलेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेंगे, या फिर 2 से ज़्यादा भी चीज़ें मिलेंगे, नो डाउट मिल सकते हैं, तो भी आपको एक ही चीज़ मिल रहा है, तब हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नो डाउट कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, कंबाइन हो रही है यहाँ पे, राइट। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो रही। अब ये जो चीज़ें बार बार हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और साइंटिफिक वे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए समझिएगा, सबसे पहले कोई सा भी रिएक्शन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है रिएक्टेंट, पहला क्या होता है आपके पास, रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास एरो अब एरो का क्या मतलब है बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इधर नहीं होगा क्या, ठीक है कोई बात नहीं, इसी को हम उड़ा देते हैं और इधर लिख लेते हैं। पहला आपके पास रिएक्टेंट, फिर एरो, फिर आपके पास प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है ना, रिएक्टेंट वो चीज़ें होंगे जो बेसिकली कंबाइन हो रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ें आप लेते हैं ना, एरो से पहले लिखते हैं बेसिकली उसको, और जिनका रिएक्शन करवाते हैं उनको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और जो आपको मिलता है प्रोडक्ट, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपली मतलब जो भी मिलता है आपको उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप पहला वाला रिएक्शन देखें, ये एक्चुअल में कैसे है मैं यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। Na
उसके बाद प्लस का Cl और ये 2 ऐसे लिखा है, क्लोरीन गैस है, ठीक है ना। थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपके पास NaCl में ये कन्वर्ट हो चुका है, NaCl है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद बैलेंसिंग आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ऑलरेडी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो चैप्टर नंबर 1 खोल लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मैंने बैलेंसिंग सिखा दिया है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिकली मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया दे दिया है, तो फालतू में मैं बेसिकली इतना टाइम यहाँ पे आप लोगों के पीछे लगा रहा हूँ कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है। बस आपको यहाँ पे ये देखते जाना है कि सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन गया, बैलेंसिंग आपको कर लेनी है। बाकी मैंने कर दिया यहाँ पे, मैग्नीशियम ये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप हर किसी रिएक्शन में अगर आप नोटिस करें तो 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं और आपको जो प्रोडक्ट इधर मिल रहा है, देखिए सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सब कुछ सिंगल सिंगल है। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है बात, सब कुछ सिंगल सिंगल है। ये देखिए सिंगल कंपाउंड, ये देखिए आपको जब 2 चीज़ें, जनरली आपको ये वाले रिएक्शंस कुछ याद रखने इनमें से, जब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं नो डाउट, तब आपको एक सिंगल प्रोडक्ट जब मिलता है तो उस केस को, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, यस, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बड़ा ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें इनका कहना है कि एक ऐसा रिएक्शन, अच्छे से समझिएगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएंगे, किसमें, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये दोनों ही, ये जो कॉम्बिनेशन है वो और ये जो डीकम्पोजिशन है वो एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं, ठीक है ना, उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं। मतलब इसमें क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन होते थे तो एक प्रोडक्ट मिलता था। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट 2 थे तब एक प्रोडक्ट मिल रहा था, या फिर 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। बट इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस में आपके पास क्या होने वाला है, सिंगल रिएक्टेंट होने वाला है। यस, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और एरो के बाद आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है डिकम्पोज होना। आपको पता है डिकम्पोज का क्या मतलब होता है, राइट। तो डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, राइट, ब्रेक डाउन हो जाना। सेम यही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डीकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसे हम तोड़ देंगे और 2 या 2 से ज़्यादा, यस, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें से सबसे पहला आपके पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बोलेंगे सर क्या हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाकर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जब आपको ये बोला जाए, ध्यान समझिएगा, जब आपको ये बोला जाए कि मुझे आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, उस टाइम पे आप इन तीनों में से किसी का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट पर्टिकुलरली जब आपको दिया जाए कि थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताइए, तब उसको आपको पर्टिकुलरली इसी के बारे में ही बताना पड़ेगा। खैर वो तो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अगला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नो डाउट डीकम्पोजिशन का ये पहला पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट थे, अभी आपको टाइप्स बताए मैंने। तो इसमें होता क्या है उसको एक समझिएगा। अगर आपने ये एग्जाम्पल दिया तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नो डाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट आपको दिख रहा है, जिंक कार्बोनेट ये ना डेल्टा, इसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल जैसा आप बना देंगे ना, इसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है, डेल्टा। इस डेल्टा का काम होता है रिप्रेजेंट करने का कि हमने ना हीट दिया है। जब भी आपके पास यहाँ पे एरो के ऊपर देखेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या दिया, हीट दिया है। तो जैसे मैंने इसको जिंक कार्बोनेट को हीट दिया, ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में। सिमिलरली जब आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट को, यस, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप बोल सकते हैं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया, या फिर 2 से ज़्यादा में भी टूट सकते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट है जो 2
प्रोडक्ट में टूट गया या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में भी टूट सकता है, नो डाउट। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे फ़र्क क्या है सर, इसके टाइप्स में क्या फ़र्क है। इसका नाम में आया यहाँ पे थर्मल, और थर्मल का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हीट या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड वाली जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। थर्मल बेसिकली यहाँ पे हीट की बात करेंगे। तो जब भी आप हीट के प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ देंगे, उसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देख लें यहाँ पे, मतलब डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग टू फॉर्म 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, नो डाउट, है ना। तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ओके। अगला है आपके पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट आगे से कभी भी आपके पास अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे आपके पास फोटो नाम का वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पे लाइट की बात की जा रही है। जैसे थर्मल हीट, उसी तरह से फोटो का मतलब हो गया आपके पास लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, नो डाउट ये भी डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है, मतलब एक रिएक्टेंट होंगे और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। तो द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय लाइट। अब की बार कहाँ से हम इसको डिकम्पोज करवाएंगे, लाइट से, और उसी को हम कहेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, राइट, हाइड्रोजन आयोडाइड HI के नाम से जाना जाता है। जब हम इसको UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट दे देते हैं, है ना, HNO भी लिखा जाता है कई जगह पे, तो आपको डरना नहीं है, HNO का भी मतलब वही चीज़ है। तो ये टूट जाता है दोनों अपने खुद के कंपोनेंट में, हाइड्रोजन और I2 में। अब यहाँ पे बच्चे परेशान, सर इधर तो आज H और I में 2 थे नहीं, तो H2 कहाँ से आ गया, अकेला H था वो। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन जिस फॉर्म में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बेसिकली, वही उसका स्टेबल फॉर्म होता है। और हमेशा आप जब भी किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात करेंगे तो आप उसके स्टेबल वाले फॉर्म की बात करेंगे, तब हमेशा हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करेगा वो H2 के फॉर्म में, I जो आयोडीन है वो एग्जिस्ट करेगा I2 के फॉर्म में। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली अगर आपने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, बिल्कुल सेम ही है, तो सिल्वर क्लोराइड को तोड़ देंगे तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ag अकेला एग्जिस्ट फॉर्म कर जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को आता है, यस सर यहाँ पे 2 का क्या चक्कर है ना, यहाँ पे क्या 2 का चक्कर है। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार कर लीजिएगा, आपको मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो सर फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, नो डाउट। आपके सामने डेफिनेशन लिखा है, आप प्लीज़ रीड आउट कर लें, राइट। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, नो डाउट लाइट के प्रेजेंस में, है ना, हीट के प्रेजेंस में तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, और एक और है आपके पास, ये रहा आपके पास, और ये है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की बात होने वाली है। एग्जांपल सीधा पढ़ते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन ही होने वाला है बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर आप इसे एक्वस के फॉर्म में बना देते हो, बोल दीजिए पूरा का पूरा लिक्विड बना देते हैं, है ना, पूरा देखिए L लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्टेट को मेंशन कर दिया, लिक्विड में जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, आपके पास सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सोडियम Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। सिमिलरली जब आपके पास H2O होता है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, H2O है और यहाँ पे नो डाउट 2 लगा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, इसमें अगर आप पानी में अगर डाल देते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, तो वो हाइड्रोजन गैस, ये ऐसा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस में आपके पास कन्वर्ट हो जाने वाला है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो बेसिकली अभी तक मैंने आप लोगों को 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन को समझाया हूँ, जिसमें से पहला आपके पास नो डाउट समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत है आपको, तीनों टाइप्स के बारे में, तो थोड़ा सा प्यार से ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपसे डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछे तो इन तीनों रिएक्शन में से आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, सारा सही जाएगा। आइए कुछ हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो यहाँ पे कुछ मेटल के बारे में बात करेगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?
वो उसके लिए अभी आप लोगों को मैं अभी पढ़ाऊँगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पे अभी बहुत खास करके ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसके बारे में एक बार आइडिया जो है वो लेना पड़ेगा। अगर आप इस वाले सीरीज़ को देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो बड़े प्यार से देखिए, क्योंकि अगले 1 मिनट तक मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा, है ना। ये और वो वाला सी नहीं जो आप सी समझ रहे हैं, ये सी है आपके पास कार्बन वाला। ये कौन सा सी है आपके पास? कार्बन वाला। ठीक है, चलिए ओके। यहाँ पे आपको ये रेड कलर में नो डाउट एच भी दिख रहा होगा, और ए एच का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन वाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। सर आपने तो बताया ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं जो कि दोनों ही नॉन मेटल हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्लेस करने के पीछे का एक रीजन है। कार्बन से आप ऊपर वाली चीज़ों को नोटिस करें। अगर आपने कार्बन से ऊपर वाली चीज़ें, इन चीज़ों को नोटिस किया, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे मेटल हैं। कार्बन और ये हाइड्रोजन के ये बीच वालों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो भी आपको पता चलेगा ये सारे के सारे मेटल हैं। हाइड्रोजन के नीचे वाले को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो भी आप समझ में आएगा कि ये भी सारे सारे क्या मेटल हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये जो बीच के हैं आपके पास, है ना, बीच के, वो आपके पास मॉडरेट रिएक्टिव हैं। क्या है वो आपके पास? मॉडरेट रिएक्टिव है ना ज़्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव। बट वहीं पे ये आपके पास हैं जिनको हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब बात आती है सर इसमें मेटल्स में कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे थे नॉन मेटल? वो इसीलिए रखा गया ताकि आप इनके रिएक्टिविटी को एक तरीके से सेपरेटली पढ़ सकें। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया हो यहाँ पे, राइट। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इसी रीजन से हमने यहाँ पे इनको रखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाकी इनकी रिएक्टिविटी भी बिल्कुल इनके बीच में ही लाई करती है और इनके बीच में ही लाई करती है। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार हम इनका यूज जो है वो करने वाले हैं। यस, आगे चल के हम इसका यूज जो है वो करने वाले हैं। तो इसको मेटल रिएक्टिविटी में सीरीज़ में थोड़ा सा हम याद रखने की कोशिश करेंगे, और किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या है और पूरा नाम क्या है आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि आगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके बिना अधूरा अधूरा सा फील होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे वापस आने वाले हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अभी हम वापस आने वाले हैं। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं हम एक बार, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो वो मिलने वाला है, राइट। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आगे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे इनका कहना है those reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। देखिए यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है BC, है ना, ये वो वाला BC नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस BC का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने बोलो NaCl, तो जिसमें Na जो है वो आपके पास B है और ये जो Cl है वो आपके पास C है। ठीक है, BC दो अलग अलग का नाम दिया है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं बहुत सारे जिंक सल्फेट, जिसमें ये जो जिंक है वो आपके पास B का काम करेगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा सल्फेट है वो आपके पास सी का काम करेगा। तो BC का मतलब जिंक सल्फेट हुआ। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हुआ और इस पूरे कंपाउंड में से एक लेस रिएक्टिव या फिर मोर रिएक्टिव ये जो मेटल्स होंगे वो का उसकी बात हम करेंगे, और इसीलिए मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पढ़ाया हुआ है, राइट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। तो इधर से ये आपको BC दिख रहा है ना, टुडिंग 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 टुडिंग। चलिए ये जो BC है उसमें से ये जो B है जनरली वो मेटेलिक पार्ट होगा, और ये जो C होगा वो बेसिकली आयनिक पार्ट होगा, नॉन मेटेलिक जनरली रहता है। और ये जो A होगा ना वो मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ पे A जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और B जो होगा वो लेस रिएक्टिव होंगे। ये दोनों जनरली आपको मेटल देखने को मिलेंगे जनरली, बट नॉन मेटल भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह कार्बन वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन में ही बता दिया मैंने आप लोगों को कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ पावरफुल। ये जो A है ना वो पावरफुल है, इसके पास अंधा पैसा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से B जो लेस रिएक्टिव है, जो थोड़ा सा करीब करीब है, इसको बोलेगा भाग भाई हट जाए यहाँ से। तो B को साइड करे, देखो B बिल्कुल साइड हो चुका है और A उसी के साथ में बैठ गया है। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई कि डन है। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये A है, मान लीजिए ये आशीष है, मान लीजिए ये आशीष है। ठीक है, प्लस में ये B है और ये क्या आपके पास C है। तो ये जो B है उसे मान लीजिए क्या नाम दे दो, चलिए बॉबी का नाम दे देते हैं। एक लड़का है, बॉबी का नाम दे दिया। और ये जो C है वो C से मान लीजिए कोई क्यूटी है। आई हाई क्या है, कोई क्यूटी है मतलब कोई लड़की है।
है ना, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, या फिर हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना, ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मानिए, क्योंकि अभी हम इनको इनके रिलेशनशिप में ना बहुत डालने वाले हैं। मतलब इधर से आशीष आएगा, अरे 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 ये तो हमने अपना नाम यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी बी के बारे में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ क्वालिटीज़ है, वो आपको बता देता हूँ। ये जो बी है ना, बी वो थोड़ा सा गरीब सा है ना। ये जो बॉबी है वो थोड़ा सा गरीब सा है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, थोड़ा उतना ज़्यादा हैंडसम वगैरह भी नहीं, गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, ऐसे मतलब ठीक है, बस चल रहे हैं इनकी। लेकिन ये जो सी है ना बहुत ज़्यादा क्यूटी है, हाय हाय हाय, है ना। तो ये जो आशीष आता है, इसका मन जो है वो ललच जाता है। ये कहता है भाई मुझे तो ये क्यूटी चाहिए, अगर क्यूटी चाहिए तो भैया बी को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। और ये जो आशीष है इसके पास अंधा पैसा है, क्या है इसके पास अंधा पैसा है, बढ़िया पैसा है, एकदम तगड़ा है ना, लुक भी तगड़ा ले रहा है ना, सब कुछ है, गाड़ी बंगला है, तगड़े तगड़े कार ले रहे हैं, क्या बात है। तो इतने में ये जो सी है ना वो भी कहीं ना कहीं इसके पास अट्रैक्ट हो रही है और इसको यहाँ से साइड कर दिया जाता है। बस यही कहानी थी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, है ना, ज़्यादा घुसना नहीं है इन चीज़ों में भाई। मैं सिर्फ एग्जांपल लिया इसे ताकि आपको थोड़ा सी इंटरेस्ट बने और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चल गया होगा कि ए लेस रिएक्टिव था, सॉरी बी लेस रिएक्टिव था, ए ज़्यादा रिएक्टिव था। ए यहाँ पे आकर बैठा और बी को साइड किया, भैया निकलो अपने रास्ते हो लो, बस यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। बस आपको लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव आपको टेबल से देखना है और अपना काम करना है। आइए कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में आपको पता चलेगा ये ना बी का काम करेगा और ये जो SO4 है वो सी का काम करेगा और ये जो जिंक है वो ए का काम करेगा। अकेला जो होगा ना वो बेसिकली ए का काम करेगा, मोर रिएक्टिव होगा हमेशा, ठीक है ना। तो हमेशा मतलब कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे आपके पास दो है, एक ए है एक बी है। आपको खुद देखकर टेबल देखकर पता लगाना है कि ए और बी, कॉपर और जिंक में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। नो डाउट जिंक है, मुझे पता है, बट फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए कॉपर कहाँ है, नीचे ये रहा फोर्थ पार्ट पे, ये वाला कॉपर है। और जिंक देखिए कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या समझे। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जब ऊपर जाएंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती जाएगी मोस्ट रिएक्टिव की ओर, नीचे आएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव ओर की जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस गरीब से कॉपर को क्या करेगा बेटा, साइड हो जाओ, देखो साइड कर दिया। और ये जो सल्फेट है जो क्यूटी थी, है ना, उसके साथ ये जो कॉपर है वो बैठ जाने वाला है, सॉरी जिंक जो है वो बैठ जाने वाला है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव था। तो सेम इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या किया, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, समझ रहे हो, डन है। चलिए यहीं पे एक बड़ा ही अच्छा रिएक्शन लिखा है, इसके बेस पे आप सर्च कर लें, आपको बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे। यहाँ पे यार टाइपिंग करते टाइम ना बड़ा दिक्कत होता है, इसमें सब्सक्रिप्ट में लिखो, ये लिखो, वो करो, एरो लगाओ, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये वाली चीज़ को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आयरन सल्फेट है, आयरन है और कॉपर है। अगर आप आयरन और कॉपर को देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता जो कि साइड में, तो इस ए को मतलब सॉरी ये जो आयरन है Fe का मतलब आयरन होता है, तो आयरन को हटा देता है यहाँ से। लेकिन मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि आयरन यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, लेट मी चेक, दूसरा था आपके पास कॉपर है, कॉपर ये रहा। तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब की बार नया ने ट्राई मारा, कॉपर ये जो नया लड़का आया बोला भाई साहब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो ये ना फेल हो गया, ये ज़्यादा हैंडसम नहीं था, है ना, इसको अलग से जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया। सिंपली बोले तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, कॉपर क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, है ना। तो यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया और आगे लिखा हुआ आ गया आपके पास कॉपर, सॉरी नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन लिखा हुआ आ गया। क्यों आया नो रिएक्शन लिखा हुआ, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमेशा लेस रिएक्टिव जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को, सॉरी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बेसिकली डिस्प्लेस करने वाला है। समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, है ना। आइए आगे की बात करते हैं अब हम। लेट मी चेक कितने बचे हैं। ये प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एनर्जी चेंज करेंगे, एंथैल्पी बता देंगे आपको, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताएंगे, और आपका जो ये जो चैप्टर होगा वो आपके पास कंप्लीट जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, डन है। आइए तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ जाते हैं इसको, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, एक लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड होंगे, नो डाउट। आपको मैं एक तो जनरल फॉर्म देखिए उसके बाद पता चलेगा। जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, इसका बी और डी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ऐसा और ऐसे नज़ारे आपको दिखाएंगे, अभी पता चल जाएगा आपको।
ये आपके पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखते हैं। आपको बताया था प्रेसिपिटेशन कुछ और नहीं बट एक सॉलिड सा सब्सटेंस होता है, सॉलिड सा सब्सटेंस होता है। यहाँ की बात करूँ तो एक लेड सल्फेट ये जो है ना वो आपके पास क्या है, प्रेसिपिटेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़ लीजिए एक बार, डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसमें कहा जाता है ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट्स टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो चीज़ होंगे ए और बी, और दूसरे में क्या होंगे सी और डी। तो ए जो होगा वो बी को एक्सचेंज करेगा और जो सी होगा वो डी को एक्सचेंज करेगा, मतलब डी यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे इसके साथ जाएगा, मतलब सी के साथ, जो कि आप यहाँ पे खास करके देख पा रहे हैं। इसका बेस्ट ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको नो डाउट तभी आएगा जब आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को। तो पहला प्रेसिपिटेशन है ना, जैसे कि आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के थे, ठीक उसी टाइप से आपके पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो आपके पास 2 तरह के हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आइए पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। A chemical reaction in which two aqueous compounds react to form an insoluble compound as one of the product is called precipitation reaction, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, देखिए 2 एक्वस कंपाउंड होते हैं। देखिए ये भी एक्वस कंपाउंड में है, ये भी एक्वस के फॉर्म में, इनकी स्टेट की बात कर रहे हैं। AQ का मतलब क्या है आपके पास, एक्वस। AQ का मतलब क्या, एक्वस है, ठीक है। तो ये भी एक्वस के फॉर्म में है और ये भी एक्वस के फॉर्म में है। नो डाउट अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहेंगे, लेकिन 2 जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए लेड क्या है आपके पास, लेस रिएक्टिव, सोडियम क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव। अगर आप टेबल में देखें तो पता चलेगा। तो ये मोर रिएक्टिव करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो ये लेस रिएक्टिव वाला इसके पास चला जाएगा, मोर रिएक्टिव वाला इसके पास चला जाएगा, है ना, नाइट्रेट के साथ। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यही तो हुआ है, देखिए अच्छे से। यहाँ पे हुआ क्या है आपके पास, ये जो सोडियम था वो नाइट्रेट के साथ आ गया तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। हाउ टू मेक कंपाउंड बोले तो हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला चैप्टर 1 में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया। तो प्लीज़ चैप्टर 1 को कर लीजिए ताकि आपको मज़ा आ जाए यहाँ पे पढ़ने में कि कहाँ पे 3 लग रहा है, कहाँ 4 लग रहा है, क्यों कहाँ नहीं लग रहा है। इस तरह से आपको वहीं पे जो लेड है वो नो डाउट ये सल्फेट के साथ आपके पास कंपाउंड बनाने वाला है। और अगर आप नोटिस करें तो ये जो लेड सल्फेट बना है उसके ब्रैकेट में मैंने एस लिखा है, दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में। और ये जो एरो डाउन करके जब भी हम लगाते हैं ना तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रिसिपिटेट की ओर, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट की एक सॉलिड सब्सटेंस है जो रिएक्शन होने के बाद सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया है। वहीं पे जब अगर आपके पास कभी एरो जो है ऊपर देखने को मिलेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि गैस के फॉर्म में ना उड़ गया वो कंपाउंड, ठीक है। तो एक ऐसा कंपाउंड बना है जो सेटल डाउन हो गया, तो इसको ये ना इसका कलर वाइट होता है, वाइट पेपेटी। अगला है बेरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट, अगेन यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को और बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा HCl बेसिकली। और अगेन बेरियम सल्फेट डाउन बैठ गया, इसको हम वाइट पेपेटी अगेन बनता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहीं पे आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके पास न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाते हैं। कभी आप लोगों ने कभी भी ऐसा कभी सुना भी होगा तो आपको पता चलेगा कि सुना क्या होगा, ऑफकोर्स फील किया होगा आप लोगों को। अगर कभी एसिडिटी हो जाती है तो आप चाहते हो बेटा एक इनो दे दो, है ना, या फिर कुछ भी मेडिकल शॉप से क्या करते हो आप लोग, इनो ले लेते हो। इनो एक्चुअल है कुछ नहीं, वो बेसिक कैरेक्टर का क्या होता है बेस होता है वो, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस मिलता है ना तो आपके पास 2 चीज़ें मिलती है, एक सॉल्ट जो कि न्यूट्रल होता है नो डाउट, और दूसरा आपके पास वाटर जो कि नो डाउट न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इसकी पीएच की वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं है, बट ये पीएच की वैल्यू इसके 7 से कम होती है, इसके 7 से ज़्यादा होती है। 7 से कम होती, जितना कम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 7 से ज़्यादा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जब भी आप एसिड को रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो आपको पता चलता है कि आपको सॉल्ट मिला और साथ ही क्या मिला, आपको वाटर मिला, राइट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन में लिखा है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। HCl, राइट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके पास एक बेस होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपस में मिलते हैं। NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है वो बनाता है, और साथ में आपके पास H2O क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही फिक्स है एसिड और बेस। अब कुछ और भी एसिड और बेस वगैरह ले सकते हैं। मान लीजिए इसके जगह मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, इसका आप रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना करवा कर लेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया आपने, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया, कोई बात नहीं,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेंगे और आयंस को एक्सचेंज एटम्स को या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को एक्सचेंज करेंगे। और नो डाउट आपके पास यहाँ से मैग्नीशियम जो सल्फेट के साथ जाने वाला है और मैग्नीशियम सल्फेट जो आपके पास एक कंपाउंड मिल जाएगा, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन जो है और इसके साथ सॉल्ट बन गया है। ये इसको क्या कहेंगे, एक सॉल्ट कहेंगे, जरूरी नहीं NaCl ही सॉल्ट है आपके पास, है ना, वो तो हमारा कॉमन सॉल्ट है इसीलिए। और आपके पास साथ में वाटर H2O जो है वो मिलकर निकल कर आ जाता है। यहाँ से वही चीज़ होती है, यहाँ पे भी कुछ अलग चीज़ नहीं बताया मैंने, चीज़ों को समझिए। यहाँ से H आता है, यहाँ से OH आता है, H2O बाहर गया, Na और Cl आपस में मिल गया, NaCl बन गया। तो सेम वही चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ से तो मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेज आते हैं। एनर्जी का चेंज आता है यार, एनर्जी का। अभी एनर्जी का चेंज कैसे आता है उस चीज़ को थोड़ा सा मुझे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम। देखिए, अगर आप बात करते हैं ना कि मेरे पास एक लेट से एक कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी पार्टिकल है, तो उसके अंदर कुछ ना एनर्जी कंटेंट होता है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हर एक बॉडी के पास एनर्जी स्टोर्ड होता है, हर एक बॉडी के पास, है ना। दुनिया में कुछ किसी भी बॉडी की बात करते हैं, उस बॉडी के अंदर खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। बट अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी ज़रूर होती है। तो द एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर ऑन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी बॉडी के अंदर उसकी खुद की जो एनर्जी है, बस उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम जनरली अभी फ़िलहाल हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 11th में इसको हम जनरली क्या करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बस यू का नाम चेंज होगा ई, तो कोई दिक्कत नहीं, ई से इंटरनल एनर्जी। और अगर डेल्टा ई लिख दूंगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। द इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, नो डाउट। अलग अलग बॉडी होगी तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो, मैकेनिकल, केमिकल, किसी के एक फॉर्म में भी एनर्जी हो, तो वो अलग होते हैं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग, क्योंकि उनके अंदर जो सब्सटेंसेस है, जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, वो सारी अलग अलग होते हैं। ऑल्सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होता है, वो प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की कुछ और एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की कुछ और एनर्जी होगी, नो डाउट, है ना। क्योंकि पहले कुछ था, बाद में कुछ और बन चुका है वो, तो एनर्जी चेंज होने का मतलब कोई लॉजिक मतलब चेंज होगा ही होगा, सेम रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आइए, जब हम ER की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ER, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या, ये जो सब्सक्रिप्ट में क्या लग रहा है आपके पास, आर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट, है ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरे की बात करेंगे AP, नो डाउट आपको पता चल गया होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की। अच्छा, चेंज की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा E इज इक्वल टू AP माइनस ER। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर रिएक्टेंट के पास एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 जूल की एनर्जी थी और हमने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और 15 जूल एनर्जी आ गई, बाद में 15 जूल हो गई इसकी एनर्जी, तो चेंज कितने का आया है? क्या आप 5 जूल का नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर 5 जूल का चेंज बोलूँगा मैं। आपने तो 5 जूल बोल दिया, लेकिन कैसे बोला, क्या वो आपने एनालाइज किया? आपने क्या है, आपने 15 में से 10 को माइनस कर दिया है और फिर आपको मिल गया क्या, यस 5 जूल एनर्जी, आपको मिल गया 5 जूल एनर्जी। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? अगले की बात करते हैं। मेरे पास रिएक्टेंट था, हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है, पहले 10 जूल एनर्जी थी, बाद में 5 जूल एनर्जी आ गया, तो क्या अब फिर से आप 5 में से 10 को माइनस करेंगे या 10 में से 5 को माइनस करेंगे? देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा हाँ भाई चेंज आया 5 जूल का, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, बट ऐसा नहीं है। अब की बार हो क्या रहा है वो देखना है। जब भी एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है, तो आंसर आएगा प्लस का। लेकिन जब एनर्जी क्या हो रही है आपके पास, यहाँ से यहाँ पे जब जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, तो नो डाउट 5 में से हम 10 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा ही 5 ही, नो डाउट आंसर आएगा 5 जूल ही। लेकिन अब की बार आएगा वो माइनस का, और माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी पहले के मुकाबले कम हो गई है।
प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी पहले के मुकाबले क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, ज़्यादा हो गया। समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से एनर्जी जो चेंज है उसे निकालना जरूर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा जरूर आना चाहिए आपको। अब एक बड़ा ही मस्त आपके पास यहाँ पे टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। सिंपली हम इसको एनर्जी के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे बुक्स में बेसिकली एनर्जी एंथैल्पी को सेम बता गया है, बट फ़िलहाल यहाँ पे एंथैल्पी जो है एक तरीके से कह सकते हैं एनर्जी का ही फॉर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उसे आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी का मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी हैं, है ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी, उसके अंदर की एनर्जी कितनी है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है उस केस में एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उस केस में मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि यार हीट के फॉर्म में होगा, बट एंथैल्पी इस चीज़ को स्पेसिफाई जरूर करता है कि जितना कंटेंट होगा, हीट कंटेंट, देखिए द हीट कंटेंट, कंटेंट नहीं कंटेंट, ठीक है ना, कंटेंट, द हीट कंटेंट विद इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, है ना, हीट कंटेंट। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कि एक सिस्टम में, एक सिस्टम मतलब कोई भी बॉडी में कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। समझ में आएगी इतनी बात, ठीक है, ठीक है। द चेंज इन एंथैल्पी इन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। तो किसी भी बॉडी में हीट जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, वो तो होती रहती है, नो डाउट। तो ये सिस्टम है, कोई बॉडी है और ये हमारा बाहर के आसपास का सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग है। तो इसे हम क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज करते रहते हैं, कभी हमारा कम हो जाता है सराउंडिंग का ज़्यादा, कभी सराउंडिंग का ज़्यादा हमारा कम, है ना। वैसे तो ये हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं, बट ठीक है, कम ज़्यादा वो तो अपना चलता रहता है। तो एंथैल्पी का मतलब समझ में आया होगा कि रिएक्टेंट की खुद की कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, नो डाउट, फिर से प्रोडक्ट की खुद की कुछ ना कुछ होगी, और फिर से वही सारी चीज़ें जैसे अभी मैंने आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात बताई ना, ठीक उसी टाइप से एंथैल्पी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि रिएक्टेंट था आपके पास, उसको आपने प्रोडक्ट में चेंज किया, 10 जूल एनर्जी थी, फिर से वही सेम चीज़, एनर्जी कोई से भी जूल ऐसा यूनिट होती है, 15 जूल हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी की इंक्रीमेंट हुई ना, तो आंसर तो 5 जूल आएगा। जैसे अभी हमने आपको ऊपर समझाया, आंसर तो प्लस का 5 जूल आएगा, नो डाउट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे नो डाउट 10 जूल से 5 जूल पे आता तो आंसर आता माइनस का 5 जूल। ये भी आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस केस में जब हीट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एंथैल्पी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, तो एच आर का मतलब क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एच पी का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और डेल्टा एच का मतलब क्या हो, चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है हमेशा, चाहे आप इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे या फिर क्या बात कर रहे थे इसके, एंथैल्पी की बात करें, या फिर किसी और भी चीज़ में अगर आप ये बात करते हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ चेंज, तो चेंज का मतलब ही यही है। मान लेते हैं कि मेरे को एक्स में चेंज की बात करनी है, तो इसमें मैं डेल्टा लगाऊंगा, और डेल्टा का मतलब ही यही है, x2 माइनस x1। तो सर ये x2 और x1 क्या है, x2 का मतलब होता है फाइनल वाला, और x1 का मतलब होता है इनिशियल वाला। समझ में आ रही होगी बात इतनी, है ना, इनिशियल वाला, ठीक है ना, फाइनल और इनिशियल, बाद में कितना और स्टार्टिंग में कितना था, कितना चेंज आया, इससे पता चलता है हमें हमेशा। अब यहाँ पे एंथैल्पी के बेस पे हमें एक बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। बस थोड़ा सा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहाँ पे हीट का ना एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे जनरली क्या होता है, हीट एनर्जी का क्या होता है आपके पास, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि रिएक्टेंट है, इसको होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जनरली ऑफ द टाइप, ये क्या लिख दिया आपने, इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस रिएक्शन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब ये जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव कैसे रहता है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ के हिसाब से
यहाँ के हिसाब से कैसे कैसे चीज़ें होंगी वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये एक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो गया किस में, आपके पास प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, कहीं ना कहीं हमने इस पर एनर्जी दिया, मान लीजिए कि 20 जूल की एनर्जी हमने दे दी, तो ओवरऑल प्रोडक्ट के पास अब कितनी जूल एनर्जी हो जाएगी, 30 जूल। कितनी एनर्जी हो जाएगी, 30 जूल हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने ये जो 20 जूल का एनर्जी वो क्या है, दिया है, ऐड किया है। तो रिएक्टेंट ने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। और जब एब्जॉर्ब करते हैं बस उसी को हम कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और आपको आइडिया होगा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ये जो लिखा था कि जो एंथैल्पी है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये कैसे होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, एनर्जी इसके पास, रिएक्टेंट के पास 10 जूल की थी, लेकिन हमने 20 जूल इसको जो एनर्जी दिया, तो प्रोडक्ट के पास तो 30 जूल हो गया ना। तो डेल्टा एच का क्या मतलब है, एच पी माइनस एच आर, है ना, कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है 30, रिएक्टेंट की कितनी है 10, कितनी थी बेसिकली 10, तो बचा ओवरऑल कितना, 20 ही तो बचा। और ये जो 20 बचा है वो प्लस का बचा है ना भाई, माइनस का थोड़ी बचा है, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं पक्का कंफ्यूज होंगे कि सर रिएक्टेंट में तो आपने एनर्जी प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और लेकिन ज़्यादा इधर हो रहा है, तो वैसे घबराना नहीं, जब हम देते हैं तो इधर ही लिखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है आपके पास। ओके, अब आगे अगले की बात करेंगे एक्सोथर्मी की, उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे कि नाइट्रोजन है ना, NO और ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट होता है तो वो जो चीज़ है उसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। भाई साहब चीज़ों को देख रहे हो आप, 3000 डिग्री सेल्सियस का अगर आप टेम्परेचर देते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है वो अकर होता है। तो क्या हुआ, ये एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रही होगी बात। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छे से देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा, CaCO3 ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में भी आपके पास कितने की हीट की रिक्वायरमेंट, 1000 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये अभी हमने आपको ऊपर जैसे बताए थे ना, हीट के फॉर्म के लिए तो आप कहीं ना कहीं उसके पास चले जाएँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पास। याद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी स्टार्टिंग में जो करवाया था, जिसमें आप हीट के थ्रू तोड़ देते थे, तो इसमें आप हीट दीजिए, जिंक, यही तो लिखा था वहाँ पे, जिंक ऑक्साइड और इसमें कन्वर्ट होता था, तो आपको हीट देना पड़ रहा था ना, वही चीज़ है और कुछ अलग नहीं है, राइट। इसको वापस कंबाइन होने के लिए हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर हमने तोड़ दिया था, यहाँ पे हमें देने की जरूरत पड़ रही है कंबाइन करवाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ से आपको क्लियर होंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है एंडोथर्मिक में। बस इसी का उल्टा समझ लीजिए एक्सोथर्मिक में, कि हीट यहाँ से रिलीज होंगे, रिएक्शन के बाद क्या होंगे, हीट रिलीज होंगे। देखिए अब यहाँ पे प्लस एनर्जी लिखा हुआ था, डरना नहीं है कि प्लस एनर्जी है, बट यहाँ पे एंथैल्पी जो डेल्टा एच आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी, दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे लिख भी दिया हूँगा मैं, इन दिस रिएक्शन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, नॉट ओनली एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो 100% माइनस का आएगा, क्योंकि इस केस में ना एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास रिएक्टेंट है, आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। एनर्जी इसके पास थी 50 जूल, बाद में इसके पास बची 20 जूल। क्यों, क्योंकि इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, हवा में उड़ा दिया, किसी फॉर्म में रिलीज हो गई है, ठीक है ना, हीट के फॉर्म में जनरली अभी मानकर चलते हैं रिलीज हो गया। तो अब अगर आप डेल्टा एच निकालेंगे तो नो डाउट डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस का रिएक्टेंट का एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी है कितना 20 और रिएक्टेंट का एंथैल्पी है कितना 50, माइनस करेंगे तो नो डाउट अब की बार माइनस का आपको क्या देखने को मिलेगा 30 जूल। तो नेगेटिव 30 जूल का मतलब डेल्टा एच क्या हो गया आपके पास नेगेटिव, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया आपके पास नेगेटिव। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया कह सकते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो NH3 गैस बनता है आपके पास एमोनिया, और काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होता है, और काफ़ी अमाउंट में क्योंकि एनर्जी हीट यहाँ पे रिलीज होता है जिसकी वजह से डेल्टा एच आपके पास चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव निकल कर आता है। ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ वाटर टू कैल्शियम कार्बाइड ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड बोल दिया। आप लोगों ने चूना देखा होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्या किया होगा, चूना जरूर देखा होगा।
तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। जैसे कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, इसका कलर कितना अजीब है, चलिए ये ले लेते हैं, टिडिंग टिडिंग, ठीक है आ जाओ। जैसे कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड कुछ नहीं होता, चूना होता है। आप लोगों ने जरूर इस चूना को देखा होगा, देख लीजिएगा कि हिंदी में मात्राएं के बारे में। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली सॉलिड रहता है। जब आप इसे, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, टिडिंग, थोड़ा सा कलर, इसका कलर सही है, कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए चूना हो गया। उसे आप क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, बोले तो H2O में डाल देते हैं, जो कि लिक्विड होता है, जो कि आपके पास लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए जैसे आपने इसको पानी में डाला, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक काफ़ी अमाउंट में यहाँ पे आपको हीट जो है वो देखने को मिलेगा, हीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे ये मेरे पास एक बकेट है, जिस बकेट में आपके पास वाटर है, जिस बकेट में क्या आपके पास वाटर है यहाँ पे, और इस वाटर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को पुट कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये जो बकेट है ना गर्म हो जाता है। कभी अगर आपने ये चीज़ किया हो ना कि पुताई वताई के लिए, तो आपको थोड़ा सा पता भी होगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, हीट एनर्जी बाहर ही तो जा रही है ना, रिलीज ही तो हो रही है। बस इसी रीजन से हमने इस रिएक्शन को कैटेगराइज कर रखा है कि इसमें बेसिकली टुडिंग 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 टुडिंग, हाँ यार ये थोड़ी करना था मेरे को क्या पढ़ा रहा था मैं यहाँ पे, ये या फिर ये वाला पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और इसको हमने इस वाले कैटेगरी में इसीलिए जो है वो रखा हुआ है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जो भी नोट डाउन करना हो आप लोगों को, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और फाइनली हमने आज एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है इन जस्ट वन शॉट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल में एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।